गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को आप 2 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। उसके अंदर बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2023 तक, वो सारे क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें लिखी गई, ध्यान रखना है ताकि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग आसान मेथड से सॉल्व कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स का। कुछ बातें लिखी गई है। बात यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिखा गया कि आपने यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसका ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल एक्स बराबर एक्स टी बाई कैपिटल डी। इसके अंदर हम लोग फ्रिंग विथ भी पढ़े हैं। डार्क और ब्राइट की जो फॉर्मूला होती है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होती है, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। और इंटरफेरेंस के अंदर हम लोग कुछ पॉइंट लिखी गई है, उसको याद रखना कि जब लाइट आपस में इंटरफेरेंस करती है तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या क्या रिलेशन है, वो सब याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन इसको और ज़्यादातर इसको और ख़ास करके ध्यान में रखना है कि ये जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है और इसके एग्जाम में पूछा हुआ भी है, क्योंकि इंटेंसिटी इन्वर्सली होती है 1 बाई लेम्डा का पावर का 4 और इंटेंसिटी डायरेक्टली होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। और यहाँ पे जब लाइट आपस में इंटरफेरेंस करते हैं तो क्या होता है, सोप बबल, एंटी रिफ्रैक्टिंग कोटिंग, वाइल ऑन द सरफेस वाटर, ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला कुछ बातें यहाँ भी लिखा गया है कि डिफ्रैक्शन में क्या होती है, तो एंगुलर विथ और लीनियर विथ की जो फॉर्मूला है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाइगेंस प्रिंसिपल के अंदर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उसको भी याद रखना है। और ये भी आपको एग्जाम में बाबू पूछा हुआ भी है कि डेल एक्स मतलब पाथ डिफरेंस बराबर लेम्डा बाई 2 पाई इंटू 5, मतलब फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच के रिलेशन की फॉर्मूला है, ठीक है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है उसके अंदर आपको बातें लिखी गई है, याद रखना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, स्काई ब्लू कलर का होता है, सनराइज हो चाहे सनसेट हो किस कलर का होता है, रेडिश रेड कलर का, डेंजर सिग्नल किसका होता है, रेड का होता है, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होता है, वायलेट का, सबसे कम किसका होता है, रेड का। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखनी है। पोलराइजेशन आपने पढ़ा होगा कि जब लाइट पोलराइज करता है तो कौन से नेचर का लाइट होता है, तो ट्रांसवर्स नेचर का लाइट होता है, ठीक है ना। और ये तो आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/1 को ऐसे लिखते हैं। इस सारे रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है ना। ये सारे अगर पॉइंट आप ध्यान में रखते हो तो इसके अंदर के जितने भी क्वेश्चन है विद इन 2 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ बारी बारी से देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी आएगा, उसको हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है ना। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए, आपको 2022 में और 2020 दोनों में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ किसके इक्वल होता है। चारों ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंथ के बारे में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ का निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम तो चाहेंगे तो 2 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। उस फार्मूला क्या है कि जो आपने पहले जो फार्मूला पढ़े हो उसी से हम लोग बना लेंगे। आपने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू इक्वल टू सी बाई वी। ए स्पीड है किसका, स्पीड वैक्यूम का है, और ए स्पीड किसका है, मीडियम का। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। और आपने पढ़ा है स्पीड बराबर जो फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, मतलब लेंथ बाई टाइम होता है। चलिए इसी से हम लोग कुछ यहाँ पे उस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे समझेंगे इस पॉइंट को। बउआ क्या लिखा है, म्यू बराबर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये वैक्यूम के लिए डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस लेंथ वैक्यूम बाई टाइम हो गया। इसके लिए हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, लेंथ डिस्टेंस लेंथ वैक्यूम बाई टाइम, और मीडियम के लिए लेंथ मीडियम बाई टाइम लिख देते हैं। कोई दिक्कत, इस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बराबर क्या मिला आपका, एल वी बाई एल एम आया, लेंथ वैक्यूम बाई लेंथ मीडियम। अगर हम इसको 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एल वी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एल एम हो जाएगा। मतलब लेंथ ऑफ पाथ वैक्यूम इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लेंथ ऑफ पाथ मीडियम। यही आपको ध्यान में रखना है। और ऑप्शन देखिए,
इसका जो ऑप्शन में है देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पाथ के बीच का मल्टीप्लाई वाला रिलेशन है। देखिए कौन ऑप्शन होगा, खुद से बताओगे। मल्टीप्लाई वाला रिलेशन है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंथ ऑफ पाथ के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यहाँ देखिए डिवाइड हो रहा है, गलत है। यहाँ पे सिर्फ लेंथ है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, गलत। तो कैसे हम लोग इतना आसान तरीके से हमने बना लिया, लेकिन इसको आप ध्यान में रखना कि आपको आगे इसका जरूरत पड़ेगा और इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेंथ ऑफ वैक्यूम बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ मीडियम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एंड वेवलेंथ। ठीक ना, मतलब इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन पूछा है। तो अभी तो आपको पता है कि इंटेंसिटी जो होती है लाइट की 1/λ का पावर 4 होती है। समझ में आया बात? तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। देखिए 2022 में पूछा हुआ इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, उसको ध्यान में रखना है। चलो बुआ अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे करेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब लाइट आपस में इंटरफेरेंस होती है मतलब टकराती है तो उसकी क्या हो जाती है? जब लाइट आपस में टकराएगी तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे हम अपने घरों में जब बल्ब जलाते हैं, एक बल्ब जलाते हैं तो उससे रोशनी निकलती है, लेकिन अगर हम उसी घर में 2 बल्ब जलाएं तो ज़्यादा रोशनी मिलेगी। तो लाइट आपस में इंटरफेरेंस हुआ, टकराया तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। ठीक ना, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई। यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का। एनर्जी का मतलब इंटरफेरेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी का, और एनर्जी मतलब इंटेंसिटी। देखिए इंटरफेरेंस ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के लिए होती है। ठीक है ना, अगर इसमें एनर्जी का ऑप्शन नहीं दिया है तो हम किसके पास जाएंगे, इंटेंसिटी के पास। लाइट आपस में इंटरफेरेंस करेगा तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विथ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंग, याद करो फॉर्मूला ब्राइट और डार्क के लिए हमने बताया था, d λ/d। ये भी डिस्टेंस है, कैपिटल D λ/d। देखिए यही फॉर्मूला पूछा है फ्रिंग विथ का, फॉर्मूला पुटिंग सवाल है, उसको याद रखना है। बी ब्राइट हो चाहे डार्क हो, d λ/d ही होता है। समझ में आ रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम सनलाइट इज। सनलाइट का, सन से निकलने वाला जो लाइट का स्पेक्ट्रम बनता है किस नेचर का होता है? तो कंटिन्यूअस होता है। आपको याद रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि कैसी होती है, तो कंटिन्यूअस होती है। चलिए अगला पॉइंट, अगले क्वेश्चन की तरफ बात है। लाइट जो निकलती है किस कलर का निकलती है? जो लाइट ऑन इट्स कलर ड्यू टू किस पे डिपेंड करती है? निकलने वाला जो लाइट है किस पे डिपेंड करती है, उसको ध्यान में रखना है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है एज वेल एज एनर्जी एंड कलर। कौन डिसाइड करता है? फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक ना, देखिए ब्लू नहीं होगा, यहाँ वायलेट कलर का हाई एनर्जी होती है, रेड कलर का लो एनर्जी होती है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ। अब रही बात कि लाइट जो डिसाइड करता है एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? एनर्जी होती है। तो यहाँ पे आपकी क्या ऑप्शन हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी याद रखना। अगर एनर्जी नहीं है तो फ्रीक्वेंसी के पास जाएंगे। ठीक है ना, हाँ तो ध्यान में रखना है। और ये भी आपको इस चीज़ों की याद रखना है कि जब लाइट आपस में, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज कर जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेगी द वेव फ्रंट ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस है? फाइनाइट। फ्रॉम अ सोर्स इज, आपने पढ़ा होगा कि वेव फ्रंट भी बनता है, अगर तुम्हारे पास पॉइंट सोर्स होगा तो उसके लिए वेव फ्रंट बताया गया था स्फेरिकल होता है। ठीक है ना, यहीं अगर स्फेरिकल बहुत दूर जाकर देखते हो तो आपस में पैरेलल नजर आता है, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। लेकिन फाइनाइट के पास मतलब नज़दीक में कैसा बनाता है वेव फ्रंट? स्फेरिकल बनाता है। यानी फाइनाइट अगर दिया है तो स्फेरिकल आंसर होगा, अगर इनफाइनाइट दिया रहता है तो पैरेलल आंसर होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। और आपको सारा चीज़ बताया गया था कि पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल बनता है, लीनियर सोर्स के कारण सिलिंड्रिकल बनता है। इसको भी याद रखना है कि अगर सोर्स ऑफ लाइट लीनियर हो तो वेव फ्रंट कैसा बनता है? सिलिंड्रिकल। अगर पॉइंट होगा तो वेव फ्रंट कैसा बनता है? स्फेरिकल। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसमें आंसर देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर देखेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है बउआ?
करेक्ट, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ट्रांसपेरेंट मटेरियल स्लैब एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। मतलब जब तुमने लाइट को इंसिडेंस कराया तो यहाँ जो एंगल बन रहा है आई की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते थे रिफ्रैक्टेड रे, पढ़े होंगे आपने। अच्छा, नॉर्मल से बनने वाला एंगल होता है आई, ठीक है ना। उसके बाद बोला इफ द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल क्वेश्चन में दे रखा है कि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स आर करेक्ट, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स सही है बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के पास रिफ्रैक्शन पूछा है, मतलब दोनों पूछ रहे हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होगा, और रिफ्रैक्शन का मतलब इस मीडियम के बारे में बात की जा रही है, रिफ्लेक्शन ये होता है, रिफ्रैक्शन ये होता है, और उसके बाद म्यू पूछा है रिफ्रैक्टेड। तो चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब लाइट इंसिडेंट करता है, रिफ्लेक्टेड करता है, तो ये आई और इसको हम आर बोलते हैं, और आई और आर बराबर होता है, मतलब अगर ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, होगा कि नहीं, बोलिए। तो चलो यहाँ तक तो आपने सही पढ़ा है। उसके बाद देखो आगे क्या करेंगे, अगर हमने पढ़ा कि जो नॉर्मल होता है एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक 180 डिग्री बोलेगा, कितना बोलेंगे होगा इसको 180 डिग्री, तो 60 हो गया, 90 हो गया, तो इसको क्या होनी चाहिए कि 180 डिग्री, तो 9 6 15 और ये 30, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू कितनी हो गया 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही ना है, रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। कितना आसान हम लोग सॉल्व कर लिए, ऑप्शन कौन होगा बी। चलिए एक और चीज यहाँ पर पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल कर देख लेते हैं। म्यू बराबर आपने पढ़ा है साइन आई बाई साइन आर, पढ़े हैं ना। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब लगाते हैं जब लाइट रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो साइन आई कितना है देखेंगे, तो यहाँ साइन आई की वैल्यू कितनी है 60, और साइन आर की वैल्यू कितनी है तो 30, ये वाला। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको √3। देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन सी भी सही हो रहा है, इसका रिफ्रैक्ट। इसमें 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें मोर देन 1 ऑप्शन था, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि वहाँ पे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन सही हो रहा है, तो दोनों को सही मार्क करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे इस बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। आपने वेव पढ़ा था ना कि अगर हम पानी में, शांत जल में अगर हम पत्थर डालें चाहे कंकड़ डालते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है, और डिस्टर्बेंस की वजह से उसमें वेव बनता है, और उसकी बाहर का जो नज़ारा होती है वो फ्रंट जैसा दिखाई देती है, उसको वेव फ्रंट बोलते हैं, और ये स्पेरिकल बनता है वेव फ्रंट। और जब भी वाइब्रेट करता है तो सेम फेज में वाइब्रेट करता है, मतलब चारों तरफ एक ही तरह से वाइब्रेट करता है। तो इसका देखेंगे इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो कह रहा पहला कि ये वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ पॉइंट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, सही है। वेव लेंथ इज सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, सही है, ठीक है ना। फॉर टू सोर्स टू बी कोहेरेंट सोर्स इज द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है सेम होती है। ऑल ऑफ एबव स्टेटमेंट आज करेक्ट, सारे पॉइंट आपको सही है। सेम फेज में वाइब्रेट करता है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और लेंथ भी सबकी क्या होती है सेम होती है। चलो अगली तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉर्ट पल्स ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन एयर टू ग्लास स्लैब, अगर हम व्हाइट लाइट को ग्लास स्लैब के अंदर इंसिडेंट कराते हैं, परपेंडिकुलर बोला है, नॉर्मल इंसिडेंस, आप नॉर्मल डालते हो इसके अंदर, तो सबसे पहले कौन लाइट निकलता है। तो आपने पढ़ा है विबजियो, क्या पढ़े विबजियो। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है लाइट की, स्पीड रेड का, तो सबसे पहले कौन निकलेगा रेड कलर निकलेगा, इसको याद रखना है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है रेड कलर की होती है, स्पीड भी उसी के पास सबसे ज्यादा होती है। आपने वेलोसिटी बराबर पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, स्पीड वेलोसिटी और वेवलेंथ सेम होता है, इधर भी वेवलेंथ ही होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ और स्पीड किसके पास होती है रेड का, तो सबसे पहले कौन निकलेगा रेड निकलेगा, क्योंकि उसके उसी के पास सबसे ज्यादा स्पीड है, तो ऑप्शन कौन होगा आपका रेड होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी बनाना है थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन आपसे कंसेप्ट की जरूरत है।
थोड़ा ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। ये भी 2018, देखो 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था, और 2018 का क्वेश्चन बनाने में मजा भी आता है, ठीक है ना, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, देयर आर सर्टेन मटेरियल डेवलप्ड इन लेबोरेटरी विच हैव निगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे क्या बोला है, निगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए रे फ्रॉम एयर मीडियम 1 into such a medium 2 so follow up path given by। यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि क्वेश्चन में गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, निगेटिव है। क्वेश्चन में दे दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, निगेटिव है, और आप अपने पास है, आपने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, यही ना पढ़े, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला पढ़े हैं कि म्यू बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब लगाते हैं, ये सरफेस हुआ जब रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हो, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल हो गया। और जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ तो बाद में रिफ्लेक्ट भी होता, कहानी समझना यहाँ ध्यान से थोड़ा। ये तो अब रही बात कि जब हम एंगल को मेजर करते हैं ना बाबू, तो नॉर्मल से ही मेजर करते हैं। ये एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है, इसको हम आई बोलते हैं, और एक क्लॉक वाइज जाते हैं, इसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी दोनों तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे ये मेजर किया और ये भी मेजर करते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन बोला है कि तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निगेटिव चाहिए तो क्या करोगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निगेटिव चाहिए तो यहाँ पे देखो, आपने पढ़ा होगा मैथ में कि जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो हमेशा प्लस होता है, याद रखो। वहीं जब हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो देखो नॉर्मल से ही मेजर करना है, ये तो किसी हाल में तुमको इसको नहीं बदल सकते हो, यानी ये हमेशा प्लस ही होगा। अब तुमको माइनस लाना है तो इसी को ना बदल सकते हो, आर को। तो आर को बदलने के लिए क्या करेंगे, अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। उस तरह से अगर निगेटिव लाना है आपको तो लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराना, और जब निगेटिव लाना है तो हम कैसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, कुछ ऐसे मेजर करना पड़ेगा। तो उस मेजर ऐसे मेजर करने के लिए लाइट को ऐसे इंसिडेंट करा दो, समझ में आई कि नहीं। तो ऐसे मेजर कराओगे तब यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया तुम्हारा क्लॉकवाइज, ये निगेटिव हुआ कि नहीं। तो इस तरह से तुम्हारा वैल्यू क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। यानी अगर आप ये वाला मेरा नहीं होगा, ये तो आपको समझाने के लिए बोला गया था। उस तरह से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो कौन होगा, ए। बात समझ में आया, थोड़ा सा और समय लेकर बता दें क्या, बता दें, बोलो बता दें, बता दें, चलो फिर से बताते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निगेटिव है, आपने पढ़ा है कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर लगाते हो, जब रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हो, नॉर्मल डाला गया, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, निगेटिव लाना है तो एंगल कैसे मेजर करते हो, एंगल तो ऐसे ही मेजर करते हैं, नॉर्मल से कैसे मेजर किया गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस। अब तुमको माइनस लाना है तो ये तो हमेशा प्लस देगा, इसको तो बदल नहीं सकते हो। अब माइनस लाना है तो देखो इसको भी तो इधर से मेजर करते हो तो आर बोलते हो, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी तो प्लस हो रहा है। तो माइनस लाने के लिए इसको माइनस बनाना पड़ेगा, ये तो माइनस नहीं बन सकता है, तो इसको मेरे पास संभव है बनाने का, तो बना सकते हैं। तो कोशिश करो एंटी क्लॉकवाइज ना लेकर क्लॉकवाइज वाला लिया जाए, तो क्लॉकवाइज लिया कर मतलब हो गया लाइट ऐसे आएगी या ऐसे जाएगी, तैयार हो जाएगा, तब तुम्हारा निगेटिव होगा। ऑप्शन कौन होगा, ए। समझ में आया, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, दम है बुआ, दम है। कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगला क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लाइट विथ एंड डिस्टेंस ऑफ स्लाइट फ्रॉम स्क्रीन आर डबल द फ्रिंग विथ की जो फॉर्मूला है, बोला है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसकी वैल्यू को हम लोग डबल कर दिया गया, लेंथ को डबल कर दिया गया। तो पहले फॉर्मूला लिखो, डी लेमडा बाई स्मॉल डी, इसकी वैल्यू को डबल कर दिया गया। डबल का मतलब समझ रहा है ना, ये डिस्टेंस है, अब डी है तो अब क्या हो गया 2d लेमडा, और नीचे डी था तो इसको भी हम लोग क्या बोल दिया 2 स्मॉल डी। कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों लेंथ को बताता है। अब देखो जैसे तुम डबल करोगे उसके बाद में देखोगे 2 से 2 कट जाएगा, मतलब डी लेमडा बाई डी, यानी डबल करने के बाद भी जो वैल्यू है तुम्हारा क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज कर जाएगा नहीं, डिक्रीज कर जाएगा नहीं, रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये भी 2018 में पूछा हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करेगी द पाथ डिफरेंस, अभी बोले हैं याद रखना पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का बीच का रिलेशन।
पाथ डिफरेंस बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5, लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5। देखो कौन होता है, द पाथ डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस, सॉरी द फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5, लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन क्या करा, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस टू ड्यू टू इंटरफेरेंस टू वेव, एक वेव इतना है और एक वेव इतना है, ये दोनों वैल्यू आपस में इंटरफेरेंस किया, टकराया, तो इंटरफेरेंस होने के बाद उसकी एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो आपने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये पढ़े हो कि रूट अंडर a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos 5 होता है। तो चलिए दोनों वेव को यहाँ लिखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। तो y1 की वैल्यू क्या दिया होगा, 4 sin ओमेगा t। उसी तरह आप y2 की वैल्यू लिखो, क्या है 3 cos ओमेगा t। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पर नेचर सेम होना चाहिए। ये साइन वेव है तो इसको भी साइन होना चाहिए, नहीं तो अगर इस कॉस है तो आप इसको भी कॉस करो, तब वहाँ पे आप कंपेयर करना। तो यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग बदल देते हैं साइन में। तो आपने पढ़ा होगा 3, अगर इसको साइन में बदलना है तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सीधा करके लिख देते हैं, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा साइन 90 पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो वही लिखा गया साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या ओमेगा टी इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो आप कंपेयर कर सकते हो, ये भी साइन में है और ये भी साइन में। देखिए अगर ध्यान में देखा जाए तो यहाँ 4 साइन ओमेगा टी है, यहाँ 3 साइन ओमेगा टी प्लस 5, मतलब दोनों के बीच का फेज कितना है 90 डिग्री। फेज कितना है, अंतर 90 डिग्री का है, यही फेज बता रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि एम्पलीट्यूड बताइए। तो एम्पलीट्यूड की फॉर्मूला क्या होती है, ए बराबर होती है रूट अंडर, देखिए यहाँ पे a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। अब यहाँ पे cos 5 की जगह पे क्या रखना है, जैसे ही आप 90 रखोगे तो cos 90 का मान आप जानते हो 0 होता है, तो सब 0 हो जाएगा, तो इतना लिखने की तो जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर निकालना है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर निकाल लो, ये फॉर्मूला a मैक्स भी देता है। अब रही बात a1 क्या है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ये y1 है तो ये तुम्हारा a1 देगा, साइन के आगे वाला एक एम्पलीट्यूड ही बोलता है a1। जस्ट लाइक इसी तरह आपको क्या मिलेगा a2, यहाँ a1 का स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपका बोलो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 16 प्लस 9, यानी यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 से बाहर क्या निकलेगा 5। ऑप्शन कौन होगा, बी। ध्यान में रखना, ये भी 2018 में पूछा हुआ। समझ में आया, समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, ब्लू कलर अभी तो पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, याद करो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होती है, स्काई ब्लू कलर होती है, तो ऑप्शन कौन होगा स्कैटरिंग। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि द कलर ऑफ अ थिन फिल्म इज ड्यू टू, देखिए इंटरफेरेंस जब होती है आपस, लाइट जब इंटरफेरेंस होती है तो सोप बबल देखे ना, बहुत मुलायम होता है और उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ कलर जैसा दिखता है मजेदार। उसमें एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग मतलब चश्मा देखे ना, चश्मा पे जब लाइट इंसिडेंट करती है तो वो भी कुछ कलर जैसा दिखता है। ये सारे किसका देना है, इंटरफेरेंस होने से। वाइल ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, जब हम पानी के सरफेस पे अगर वाइल को रख देते हैं तो वहाँ भी कुछ कलर जैसा दिखता है। ठीक ना, ये सारी चीज़ें किसके वजह से होती है, इंटरफेरेंस की वजह से होती है। ठीक ना, यहाँ पे जो थिन फिल्म होता है वो भी किसके वजह से होती है, इंटरफेरेंस की वजह से होती है। इसमें किसकी वजह से होगी, इंटरफेरेंस की वजह से होगी। 2017 और 2015 में पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहा है, इस क्वेश्चन का द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, देखिए याद कीजिए ट्रांसवर्स पोलराइजेशन ही होता है, लाइट को ट्रांसवर्स नेचर बताता है। अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट बनाने का काम किसके पास होती है, पोलराइजेशन के पास होती है। और वो लाइट आपको किस नज़र से दिखाई देती है, द ट्रांसवर्स नेचर का। इसमें ऑप्शन कौन होगा, पोलराइजेशन होगा। देखिए इधर अनपोलराइज लाइट है, कुछ इस तरह से वाइब्रेट कर रहा,
कुछ इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इधर जो लाइट मिल रहा है एक ही डायरेक्शन मिल रहा है, तो इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ब्रूस्टर लॉ इज, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ब्रूस्टर लॉ की जो फॉर्मूला होती है म्यू इक्वल टू होती है tan IP होती है। फॉर्मूला ही आपको याद रखना है कि पोलराइजेशन के अंदर हम लोग ब्रूस्टर लॉ पढ़ते हैं, म्यू बराबर फॉर्मूला जो होती है tan IP होती है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है, और इसको पूछा हुआ है 2015 में। ऑप्शन कौन होगा इसका? सी हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ cos फाई। मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होना चाहिए? तो बताओ cos की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? इंटेंसिटी के बारे में cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? तो cos की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू cos की मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री, और उसका मान कितना होता है? +1। तो याद रखना मैक्सिमम होने के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे इंटेंसिटी के बारे में बोला, अगर एम्पलीट्यूड रहता तो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे अगर इंटेंसिटी बोला है मैक्सिमम तो 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। ऑप्शन कौन होगा इसका? बी। इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है। ये भी आपको 2012 में पूछा होगा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है, एक कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव लेंथ, एक मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक लाइट होता है, एक ही नेचर का लाइट है जिसका वेव लेंथ दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम। ठीक है ना। वेव लेंथ का यूनिट होता है एंगस्ट्रम। इन वैक्यूम, वैक्यूम की बात की जा रही है। इंटर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और करे द वेव लेंथ ऑफ इट इन दिस मीडियम। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी मीडियम में जब इंटर करा रहे हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो उसका वेव लेंथ क्या होगा? चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेव लेंथ दिया हुआ वैक्यूम का, वैक्यूम मतलब यहाँ एयर ले लेते हैं, वैक्यूम का वेव लेंथ कितना है? 6000 एंगस्ट्रम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है मीडियम का, कितना दिया है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का दिया है 1.5। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? यहाँ बोला है कि वेव लेंथ बताइए उस मीडियम का। मीडियम मतलब यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं चाहे एम लिख सकते हैं, वैक्यूम ऐसा लिखो। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे वेव लेंथ दिया है वैक्यूम का, तो वेव लेंथ जो हो गया आपका यहाँ वैक्यूम हो गया। वैक्यूम के जगह पर हम एयर भी ले सकते हैं, एयर मान लीजिए यहाँ पे 6000 एंगस्ट्रम है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है किसी मीडियम का, तो मीडियम मान लीजिए यहाँ पे कितना है आपका? 1.5। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो इसका वेव लेंथ है मीडियम का बताना है। समझ में आया बात? तो उसको आपको याद होना चाहिए। आपको हम रिलेशन बताए गए थे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को कैसे लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ऐसा लिखा जाता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को ऐसा लिखा जाता है μ2 बाई μ1। वेलोसिटी में बदलना है v1 बाई v2, और इसमें बदलना है λ1 बाई λ2। ऐसा ही कुछ होता है। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और यूज कैसे करना है ध्यान रखो। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको पता दिया है? तो मीडियम का दिया है ना, तो मीडियम का दिया है तो इसी से लेकर चलो। यहाँ पे क्या करना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम एम, और इधर कुछ नहीं है तो इसको एयर मान लो, और इसको ऐसा लिखो म्यू एम बाई म्यू ए। ठीक है ना। देखो यहाँ म्यू हो गया, वेलोसिटी के बारे में नहीं हुआ है, वेव लेंथ है तो ये उल्टा हो जाता है। μ2 बाई μ1 है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? λ1 बाई λ2। अगर यहाँ वेव लेंथ के बारे में करोगे तो λa बाई λm। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना, ये रिफ्रैक्टिवनेस मीडियम का है तो कितना है? 1.5। रिफ्रैक्टिवनेस एयर का कितनी होती है? 1। आप जानते हो। यहाँ से क्या निकालना? λa की वैल्यू दिया हुआ है 6000, और λm आपको निकालना है। तो λm निकालना तो इसको इधर भेज दो, इधर आ जाएगा, आपस में इंटरचेंज कर दो। यानी λm की जो वैल्यू होगी ध्यान देना यहाँ पे करना क्या है? अगर λm की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, λm का जो वैल्यू होगा मतलब 1.5 इक्वल टू λm, इसको आपस में इंटरचेंज कर सकता है ना। तो λm बराबर कितना आया यहाँ पे?
6000 बाई 1.5। देखो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आएगा, 15 चौके 60, यानी 400, यहाँ पे 10 है तो कितना हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रम, याद रखो, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ए पाथ लेंथ टी, यहाँ देखो पाथ लेंथ कितना दिया है, टी दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एन, तो कह रहा है इक्वल टू पाथ लेंथ इन वैक्यूम। याद करो, तुमको पहला क्वेश्चन बताए थे कि पाथ लेंथ वैक्यूम बराबर होता है म्यू इनटू पाथ लेंथ मीडियम। देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं तुमको पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ पे गया, यहाँ पाथ लेंथ वैक्यूम इक्वल टू था म्यू इनटू पाथ लेंथ मीडियम। बस यही आपको याद रखना है और इस सवाल को बना लेना है। तो कह रहा है कि पाथ लेंथ वैक्यूम बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपके पास कितना दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन दिया है, ठीक ना। और उसके बाद बोला अरे, और यहाँ पाथ लेंथ जो है, पाथ लेंथ को कितना दिया है, यहाँ पे टी दिया है, पाथ लेंथ को कितना दिया है टी। तो यहाँ पर रखो, म्यू की जगह पे क्या रखना है एन, यहाँ पे मीडियम, पाथ लेंथ मीडियम की जगह पे क्या रखना है टी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एन टी। समझ में आ रहा है ना, इसको भी ध्यान में रखना है। इसका ऑप्शन कौन हो गया, बी, ठीक है। तो इस तरह से हमने वेव ऑप्टिक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया, और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट था वो सारे कंसेप्ट को कर लिया, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए।